22 मई 1991 अमेरिका से भारत आ रही एक फ्लाइट में एक 21 साल का लड़का बैठा हुआ था। वजह थी पिता का अंतिम संस्कार। अपनी दादी को तो एक हत्याकांड में वो पहले ही खो चुका था, लेकिन यह गम थोड़ा सा खत्म हुआ ही था और भी ताजा हो गया जब अपने पापा के शरीर के टुकड़ों को उसने कंधा दिया। जाहिर था कि एक बड़ा पॉलिटिकल करियर उसके सामने था, मगर पॉलिटिक्स का पी भी उसे नहीं आता था। इसी एक्सपीरियंस के साथ वो राजनीति में माँ के सहारे वो खड़ा हुआ, लेकिन अपनी ही गलती और जीरो नॉलेज के चलते उसे एक बड़ा सेटबैक झेलना पड़ा। एक तरफ भर भर के लोगों ने उसे ट्रोल किया तो दूसरी तरफ बैक टू बैक पार्टी की हार ने साफ कर दिया कि जनता उसे नहीं चाहती। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब लगा कि यह उसका पॉलिटिकल करियर का अंत है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह फिर उठ खड़ा हुआ, जनता के बीच गया, उनकी नाराजगी को सुना और आखिरकार वो लाखों लोगों के दिलों तक पहुंचा। यह लड़का था शाही परिवार का राहुल गांधी। जी हाँ, वही गांधी जिसे पूरा इंडिया ने एक वक्त पर कभी पप्पू कहकर नकारा था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वह लोगों का विश्वास जीतने में सफल हो पाया। आखिर कैसे यह नेता मोदी के जादू को हटाकर लोगों के दिलों में मोहब्बत का दुकान खोल पाया। राहुल गांधी की असली कहानी और क्या अब नए यूथ इन्हें अपने लीडर की तरह देखने लगे हैं। साल था 1970 और तारीख थी 19 जून जब नई दिल्ली के सबसे बड़े पॉलिटिकल घराने में राहुल गांधी का जन्म हुआ। वही राहुल जिसे जन्म से ही ऐसा देखा गया जैसे वो प्रधानमंत्री बनने का अधिकार के साथ पैदा हुआ है। लेकिन यह एक्सपेक्टेशन उनकी जिंदगी की रियलिटी नहीं बन पाई। बड़ा होते होते उनकी लाइफ में 2 इंसिडेंट ऐसे हुए जिन्होंने उनके परिवार को तोड़ कर रख दिया, लेकिन तब ये समझने के लिए शायद वह काफी छोटे थे। इसमें पहली घटना तो खुद उनकी दादी की मौत थी, जिन्हें उनकी ही बॉडीगार्ड ने गोली मारकर मार डाला और कोई कुछ नहीं कर पाया। यह सब जब हुआ तब राजीव गांधी इंडियन पायलट थे और राहुल की उम्र केवल 14 साल की थी। पहले हालांकि वह दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से ही पढ़ते थे, लेकिन 1982 में आगे की पढ़ाई करने के लिए उन्हें दून स्कूल भेजा गया था और दादी की हत्या के बाद उन्हें वहां से वापस भी बुला लिया गया। सिक्योरिटी रीजंस के चलते उन पर और उनकी बहन पर बंदिशें कर दी गई। वह घर से ही पढ़ाई कर और कहीं न कहीं इसी फैसले ने राहुल गांधी की परवरिश में एक बड़ा रोल निभाया। हालांकि राजीव हमेशा यह बात का ख्याल रखते थे कि राहुल गांधी सादगी से जीना सीखें, लेकिन भारत के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में पैदा होने के अपने ही फायदे और नुकसान थे। फायदा यह था कि सभी ऐशो आराम उनके पास था और नुकसान यह कि भारत की असल रियलिटी, गरीबी, अमीरी जैसी परेशानियों को वह कभी देख नहीं पाए। आलम तो यह था कि राहुल घर से बाहर ना जा सकते थे और ना ही दूसरे बच्चे उनके घर में अंदर आ सकते थे। ले देकर सुरक्षा कर्मियों के साथ ही राहुल खेला करते थे और उनकी दादी को मारने वाला भी इन्हीं सुरक्षा कर्मियों में से एक था। कहते हैं यही एक प्रॉब्लम थी जिसने उनके दिमाग पर असर भी डाला था। खैर, इन सब से गुजर कर जैसे जैसे राहुल गांधी बड़े हुए, उन्हें इस 4 दीवारी से बाहर जाने का मौका मिला। यह मौका उनके पास आया 1989 में, जब दिल्ली की सेंट स्टीफेंस कॉलेज में उन्हें दाखिला मिला। लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम यह थी कि स्टीफेंस कॉलेज में उनके साथ सिक्योरिटी पर्सनल का एक भारी दस्ता रहता था। उन्हें केवल घर से कॉलेज और कॉलेज से घर जाने की अनुमति थी। ऐसे में राहुल ने मन बना लिया था कि इस सुरक्षा घेरे से पीछा छुड़ाने के लिए देश से बाहर जाएंगे। आगे हुआ भी ऐसा ही। 1990 में राहुल ने अमेरिका के रॉलिंस कॉलेज में एडमिशन लिया और यहाँ सिक्योरिटी रीजंस के चलते उनकी पहचान गुप्त रखी गई। लोग यहाँ उन्हें रॉल विंसी के नाम से जानते थे। केवल भारत सरकार और फ्लोरिडा पुलिस के बड़े अधिकारियों को ही इस बात की जानकारी थी राहुल अमेरिका में है। चीजें राहुल के लिए अब नॉर्मल जरूर थी, लेकिन उनकी यह नई सादगी तब बदल गई जब अगले ही साल उनके पिता राजीव गांधी एक बम धमाके में हत्या कर दी गई। वो तब देश के प्रधानमंत्री थे।
और उनके साथ जब यह हुआ तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा कि गांधी परिवार कुछ साल के लिए राजनीतिक से दूर हो गया। सोनिया गांधी तब खुद इस डर से राजनीतिक में नहीं उतरना चाहती थी कि वह परिवार की बाकी सदस्यों को भी ना खो दे। एक तरफ भारत की राजनीति में जहां अलग ही माहौल था, वहीं 1994 में अमेरिका से बैचलर की डिग्री लेने के बाद राहुल गांधी लंदन आ गए और कैम्ब्रिज में एमफिल के लिए एडमिशन ले लिया। इस दौरान राहुल ने एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म में भी काम किया, लेकिन आखिरकार उन्हें अपना रुख भारत की तरफ करना ही पड़ा, जहां एक बड़ा पॉलिटिकल करियर उनका इंतजार कर रहा था। इंडिया आकर 2002 में राहुल ने भारत में बैंक ऑफ्स नाम की एक इंजीनियरिंग डिजाइन आउटसोर्सिंग फर्म खोली, लेकिन क्योंकि उनका नाम राहुल गांधी से जुड़ा था, इसीलिए उन पर आरोप लगे कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के चलते इस फर्म को बड़े बड़े प्रोजेक्ट आसानी से मिल जाते थे। इन सब क्रिटिसिज्म ने राहुल को राजनीति की तरफ मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया। साल 2004 ये वो साल था जब तय हो गया कि राहुल का करियर अब राजनीति से जुड़ने वाला है। हालांकि उन्हें सक्सेस मिली या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल था, लेकिन कांग्रेस के चाहने वाले के लिए एक उगते सूरज थे जो पार्टी को बड़ी हाइट्स पर ले जाने वाले थे। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन शुरुआत में हुआ भी कुछ ऐसा ही। सबसे पहले उनको उनकी मां की सबसे सेफ सीट अमेठी से ही उठाया गया और वहां से वह जीते भी, लेकिन जीतने के बाद भी उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार से कोई मंत्री पद नहीं लिया, बल्कि इसके बदले उन्होंने देश भर में घूमकर भारत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। दलितों के घर रात गुजारना, नरेगा मजदूरों के साथ मिट्टी डालना, मुंबई के लोकल ट्रेन में सफ़र करना और स्कूल कॉलेज के बच्चों से बातचीत करना, यह सब काम उन्होंने किया अपने इसी डाउन टू अर्थ नेचर से। वो 2007 में कांग्रेस के महासचिव भी बने और उन्हें यूथ कांग्रेस और NSUI का प्रभार भी मिला। इस बीच राहुल ने यूथ कांग्रेस में बड़े बदलाव किए और इसके लिए उनकी वाहवाही भी हुई। इसी का रिजल्ट था कि साल 2009 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो राहुल गांधी की रैलियां के बदौलत कांग्रेस 206 सीट जीतने में सफल रही। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस दौर में तब मीडिया राहुल की दीवानी थी और राहुल को पलकों पर बिठा कर रखती थी। इस जीत के बाद तो उन्होंने जल्द ही राहुल को युवराज की उपाधि दे दी थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने यूपी में अच्छी खासी वापसी की। 80 में से 22 सीटें उनको मिली। मनमोहन सिंह की अगुवाई में जब लगातार दूसरी बार यूपीए की सरकार बनी तो उम्मीद लगाई जाने लगी कि राहुल कोई अहम मंत्रालय लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजनीति में जगह बनाने की बजाय वह मंत्रालय से दूर रहे। गांधी परिवार का सदस्य मंत्री बनने के लिए राजनीति में नहीं आता है, यह कहावत बरकरार रही। आप सोच रहे होंगे कि राहुल के लिए जब चीजें इतनी अच्छी थी तो परेशानी कहां से है? आखिर इस शहजादे के पप्पू बनने की कहानी कहां से शुरू हुई? ऐसा क्या हुआ जो यह अर्श से फर्श पर आ गिरी? उनके मुश्किलों का डगर शुरुआत हुई 2010 से, जब लगातार कांग्रेस के घोटालों का धागे एक तरह से खुलते चले गए। कॉमनवेल्थ लेकर 2G स्पेक्ट्रम जैसे कई घोटाले में कांग्रेस का नाम सामने आने लगे। एक तरफ तो लोग पहले ही कांग्रेस से गुस्सा थे, ऊपर से इस पूरे घोटाले का जवाब देने की बारी आई तो राहुल कहीं नजर नहीं आए। इसके अपोजिट अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से भी लोगों का कांग्रेस पर गुस्सा बढ़ने लगा और कमाल की बात तो यह थी कि उनको इसका जवाब तक नहीं दिया गया। एक तरफ ये सारे इशूज चल रहे थे कि साल 2012 में यूपी का चुनाव आ गया। यहाँ कांग्रेस ने ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने की कोशिश की, लेकिन उनकी पार्टी महज 28 सीट जीत सकी, जो कि पिछले बार से बस 6 सीटें ज़्यादा थी। बस यहीं से समझिए कि राहुल गांधी का राजनीतिक का एक बुरा दौर शुरू हो गया। तब तक जो मीडिया उन्हें देश के शहजादे के रूप में देखती थी, वही मीडिया उसे पप्पू की तरह देखने लगी। और इस सोच को बढ़ावा तब मिला जब बीजेपी में नरेंद्र मोदी का उभार शुरू हुआ। उन्होंने अपनी मार्केटिंग के लिए राहुल गांधी को निशाना बनाया और उन्हें बेवकूफ़ दिखाने की कोशिश करने लगे। नतीजा यह हुआ कि राहुल गांधी पर जोक बनने लगे। बीजेपी IT सेल द्वारा अफवाह फैलाई जाने लगी। उनके भाषणों की क्लिप काटकर अक्सर शेयर की जाती और सोशल मीडिया पर उन्हें अक्सर पप्पू कहकर बुलाया जाने लगा। जाहिर था कि केवल यूथ बल्कि पब्लिक के कोने कोने तक राहुल गांधी लोगों के लिए बस एक पप्पू बनकर रह गए और उनकी असल छवि कहीं खोकर रह गई। इसी बीच उनके एक पुराने इंटरव्यू की क्लिप भी वायरल हुई, जहां वह गलत इंग्लिश बोलते हुए दिखाई दिए। उनके स्लिप ऑफ टंग की इतनी बुरी तरीके से ट्रोल किया जाने लगा कि वह लोगों के लिए एक नाकाबिल राजनेता दिखने लगे। फिर 2013 में केदारनाथ में आई आपदा के दौरान भी राहुल गांधी कहीं दिखाई नहीं दिए। इससे उनकी छवि
छुट्टी पर रहने वाले राजनेता की बन गई, जो मुश्किल घड़ी में देश से कहीं गायब था। अब तक लोगों का कांग्रेस और राहुल दोनों से विश्वास उठने लगा और इसके अपोजिट मोदी लहर इतनी बड़ी हो गई थी कि लोगों को बाकी सभी पार्टी छोटी लगने लग गई। इसी का नतीजा भी रहा कि 2013 में जब राहुल गांधी की पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, तब दिए गए भाषण में उन्होंने सत्ता को जहर बताया। कांग्रेस इस अवसर को राहुल की बड़ी लॉन्चिंग के लिए तैयार कर रही थी, लेकिन यह फ्लॉप हो गई। दागी नेताओं को बचाने के लिए लाए गए अपनी ही सरकार के अध्यादेश को उन्होंने बकवास और फाड़ कर फेंक देने लायक बताया। इसके बाद पार्टी के सीनियर नेता राहुल से नाराज हो गए। 2013 के आखिर में हुए 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस 4 जगह बुरी तरीके से हारी, जिसका कारण मोदी लहर ही थी, लेकिन राहुल का कम सक्रिय होना भी इसका कारण बना। 2017 के चुनाव में राहुल और उनकी पार्टी बिल्कुल आक्रामक न हो सके। इसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस महज 44 सीटों पर सिमट कर रह गया। राहुल ने इस हार की जिम्मेदारी ली और इससे सबक लेने की बात कही। हालांकि कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं का मानना था कि यह राहुल की नहीं बल्कि संगठन की हार है, लेकिन राहुल ने लोकसभा में पार्टी नेता बनने की जिम्मेदारी नहीं ली। 2015 में वह 55 दिनों के लिए कहीं चले गए। इसके बाद मीडिया के अलावा पार्टी भी उनके नेतृत्व को लेकर आशंकित हो गई। 2014 में हरियाणा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से शुरू हुआ हार का सिलसिला लगातार चलता रहा। असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, झारखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांग्रेस ने एक नहीं बार बार हारती रही। दूसरी तरफ राहुल की इमेज भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। आलू डालकर सोना निकाल लेगा, ऐसा एडिट बयान उनकी इमेज पर चिपका दिया गया। मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। ये बयान जबकि असल में मोदी जी द्वारा दी गई थी। पाटन की उसी रैली में मौजूद थे। पाटन में हुई राहुल गांधी की जिस रैली का वीडियो वायरल किया जा रहा है, उसकी कवरेज के लिए मैं वहां पर मौजूद था। राहुल गांधी ने आलू से सोना बनाने की मशीन वाली जो बात कही, वो दरअसल उन्होंने नरेंद्र मोदी के हवाले से कही। हालांकि ऐसे में जाहिर था कि राहुल दुनिया की नजर में केवल एक लूजर का ठप्पा लग गया था। लोगों के नजर में एक लूजर बनकर रह गए थे। राष्ट्रीय पार्टी सिर्फ 4 राज्यों में सिमट चुकी थी। कांग्रेसियों को लगने लगा कि राहुल के अंदर नेता की क्षमता नहीं है। साथ ही राहुल की सलाहकार टीम को भी दोष दिया जाने लगा, लेकिन अभी राहुल की राजनीति का एक उदय होना बाकी था। 2017 के दिसंबर में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने थे। अपनी हार को हार ना मानकर वह उठ खड़े हुए और उन्होंने गुजरात का रुख किया। वहां जाने से पहले राहुल ने अमेरिका की बर्कले यूनिवर्सिटी में छात्रों से बात की। यहाँ राहुल का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। यहाँ उन्होंने बहुत आत्मविश्वास से सबके सवालों का जवाब दिया और मोदी सरकार पर सीधे निशाना साधा। अशोक गहलोत को उन्होंने कांग्रेस का लीडर बनाकर भेजा। अब जाहिर है कि गुजरात प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का गृह राज्य है, इसीलिए चुनौती और भी बड़ी थी। ऐसे में राहुल ने लगातार वहां की यात्राएं गुजरात में अलग अलग आंदोलन से उभर कर आए। हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर जैसे बड़े युवा नेताओं को उन्होंने अपने साथ में लिया और इस स्ट्रेटजी ने गुजरात से भाजपा को मुश्किल में डाल दिया। 180 सीटों को विधानसभा में 150 प्लस का नारा लेकर चली भाजपा इस चुनाव में 99 में ही सिमट गई। चुनाव से पहले 41 विधायकों वाली कांग्रेस 80 का आंकड़ा पार कर गई। कांग्रेस भले ही हार गई, लेकिन 2014 से निराश कार्यकर्ताओं के गुजरात चुनाव ने जोश से भर दिया था। सलाहकारों की टीम बदलने के बाद से राहुल के राजनीतिक उत्थान का एक नया दौर शुरू हुआ। दिसंबर 2017 में राहुल कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। राहुल ने संगठन में बड़े बदलाव किए। अशोक गहलोत को प्रभारी महासचिव बनाया गया। कई राज्यों के अध्यक्ष बदले गए। कहा गया कि राहुल ने अब अपनी टीम काम पर लगाई है और अब एक नया राहुल जनता को देखने को मिलेगा, और वह राहुल था प्रधानमंत्री से सवाल पूछने वाला। 2017 में उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल पूछने शुरू कर दिए। सबसे पहले रफा डील में अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने का आरोप उन्होंने मोदी जी पर लगाया। इसके बाद उन्होंने नारा दिया कि चौकीदार ही चोर है। यह नारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जुबान पर चढ़ गया। राहुल के कद को मजबूत किया। दिसंबर 2018 में हुए
3 हिंदी पट्टी के राज्यों में चुनाव ने इन तीनों राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी। कांग्रेस बिना कोई चेहरा घोषित किए राहुल गांधी के नाम पर ही तीनों राज्यों में चुनाव लड़ी। 2014 के बाद कांग्रेस ने किसी विधानसभा चुनाव में अकेले भाजपा को नहीं हराया था। इन 3 राज्यों को बीजेपी का गढ़ और काऊ बेल्ट का इलाका माना जाता था, लेकिन यहाँ राहुल गांधी की कांग्रेस ने बीजेपी को पटकनी नहीं दी, बल्कि तीनों राज्यों में कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर सत्ता हासिल की। संगठन ने इसका पूरा श्रेय राहुल गांधी के सिर में बांधा। 3 राज्यों में जीत के बाद से कांग्रेस के हौसले बुलंद हुए। वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। फिर आया साल 2019 का चुनाव का, जहां उन्होंने जी जान लगा दी, कई रैलियां की, लेकिन आलम यह रहा कि साल 2019 में कांग्रेस केवल 52 सीटें ही ले पाई। खुद अमेठी की सीट जो कभी कांग्रेस का गढ़ थी, वहां से राहुल गांधी स्मृति ईरानी से 55,000 वोटों से हार गए। यहाँ से साफ हो गया था कि राहुल की क्रेडिबिलिटी अब 0 हो गई है। जनता अब उन्हें पसंद नहीं करती और शायद इस पार्टी का भविष्य अब अंधेरे में है। मगर यहाँ भी हार की जिम्मेदारी राहुल ने खुद ली और कांग्रेस के लिए लोगों के दिलों में उठती नफरत और डिस्ट्रस्ट को खत्म करने के लिए उन्होंने एक नई यात्रा शुरू करने की सोची। इसके लिए उन्होंने साउथ का रुख किया और वायनाड को अपनी कर्म भूमि बनाया। केरल में जहाँ धीरे धीरे कांग्रेस अपना गढ़ बनाती गई, वहीं उन्होंने भारत के दिलों तक पहुंचने के लिए एक नई यात्रा शुरू की और इस यात्रा का नाम दिया भारत जोड़ो यात्रा। इसके तहत उन्होंने कन्याकुमारी से अपनी यात्रा शुरू की और कश्मीर तक जा पहुंचे। इस यात्रा में वो भारत के ऐसे ऐसे इलाकों से गुजरे जहां उन्हें देश की गरीबी का एहसास हुआ। वो बेहद ही निचले तबके से जुड़ने में इस यात्रा में सफल हो पाए। लोग उन्हें अपने एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह देखने लगे। लेकिन यहाँ राहुल की मुश्किलें तब बढ़ी जब एक पुराने मानहानि के दावे ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई, साथ ही उनकी सदस्यता एक सांसद से छीन ली गई। इसी बीच उनसे उनका घर तक छीन लिया गया। बीजेपी ने मौका देखकर उन पर अटैक किया, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का यह अटैक बैकफायर हो गया। लोगों को राहुल के प्रति नफरत के बजाय सिंपैथी होने लगी और उनके साथ जो हुआ उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देने लगे। आलम यह रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे ऑर्डर लगा दिया, जिससे उन्हें वापस उनकी सदस्यता मिली और राहुल लोगों के दिलों में उनके लिए प्यार आने लगा। और इसी का नतीजा हुआ कि 2024 में जब चुनाव में खड़े हुए तो बीजेपी सरकार के अकाउंट सीज करने के बाद भी राहुल पर लोग भरोसा दिखा पाए। हालांकि वह चुनाव तो नहीं जीते, लेकिन बीजेपी के खिलाफ इंडिया अलायंस बनकर 2024 में एक स्ट्रांग अपोजिशन खड़ा कर पाए। कांग्रेस यहाँ केवल 99 सीट ही जीत पाई, लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि उनका प्रदर्शन 2019 से 2024 पर काफ़ी बेहतर रहा। ये श्रेय पूरा का पूरा भारत जोड़ो यात्रा पर जाता है। राहुल गांधी की कभी ना हार मानने वाली स्पिरिट को भी जाता है। तो आगे अब हम देखते हैं कि कितने आइडियल लीडर बनकर उभरते हैं और आखिर कैसे लोगों के दिलों में मोदी की जगह अपनी जगह बनाते हैं। यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि राहुल वो राहुल नहीं है जो 2014 में इन्हें पेश किया गया था। अब न केवल इनका रुख बदला है, बल्कि इनका मुद्दा भी काफ़ी हद तक बदल गया है और आने वाला समय शायद इनके लिए ब्राइट हो सकता है। और इस पर आपका क्या कहना है भाई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।